प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जेड क्लासेस इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। एक एक प्रॉपर्टी को देखेंगे सही तरीके से और इसको सीखेंगे कि ये प्रॉपर्टी क्या कहता है। जैसे ये सीख जाएंगे प्रॉपर्टी, उसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। सही तरीके से समझना है, सही तरीके से समझेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी सवाल है सारे सवाल बनेंगे, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में जो बोर्ड का एग्ज़ाम है या फिर जेई का एग्ज़ाम है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है और डायरेक्टली इसको अप्लाई करके आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से बारी बारी हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। जो कि पहला प्रॉपर्टी इस तरीके से कह रहा है। पहला प्रॉपर्टी ये है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। मतलब ये हुआ कि कोई भी डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है, अगर उसके रो को उसके कॉलम के साथ ही इंटरचेंज करते हैं तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, मीन्स कोई भी चेंजेस नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि यहाँ से मान लेते हैं कि आपका एक डिटर्मिनेंट है इस तरीके से 5, 3, 2, 4। क्लियर? ये आपका सवाल दिया हुआ है। यहाँ से मैं डायरेक्टली अगर इसका निकालता हूँ डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या करते हैं, पहले इस मेन डायगोनल एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 × 4 - 2 × 3, यही ना होगा। तो 5 × 4 20 और -2 × 3 6। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 के बराबर। अब मैं क्या करता हूँ, जो प्रॉपर्टी कहता है उस प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं चलता हूँ। अगर उस प्रॉपर्टी के हिसाब से भी आंसर मेरा बराबर आता है तो मेरा डिटर्मिनेंट्स, ये प्रॉपर्टी जो है मेरा सही हो जाएगा, है ना। तो मान लेते हैं बाई इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट ए, ठीक ना। तो मैं चेंज कर लेता हूँ, तो मान लेता हूँ चेंज करता हूँ तो इसका नाम A1 के नाम से बदल गया, है ना। तो बदल गया तो ये कैसा हो जाएगा, ये जो भी आपका रो में है ये कॉलम में हो जाएगा। मतलब 5, 4 है ना, और ये 5 कैसा हो जाएगा, 5, 3, 2, 4। क्लियर? अब इसका मैं डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ। A1 का डिटर्मिनेंट निकलेगा, कैसा हो जाएगा, 5 × 4 - 3 × 2। ये भी कितना हो जाएगा, 5 × 4 20 और -3 × 2 6। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 के बराबर। देख लो, हमने यहाँ बगैर चेंज किए जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसके हिसाब से आंसर फाइंड आउट किया तो 14 है। यहाँ प्रॉपर्टी के हिसाब से हम चले, इंटरचेंज कर दिए रो को कॉलम में, तो इसका भी आंसर कितना आ रहा है, 14 आ रहा है ना। तो इसका फिर 14 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो गिवन डिटर्मिनेंट है और इसका जो हमने प्रॉपर्टी से चेंज कर दिया था, दोनों का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना आया, बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से आपका एक नया कंसेप्ट आपके सामने आ रहा है कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हम उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज कर दूं तो दोनों का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मीन्स क्या हुआ, जो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका आंसर निकाल लो और उसका क्या कर लो, जितने रोज़ है कॉलम है इंटरचेंज कर लो, मीन्स उसका ट्रांसपोज कर लो, परिवर्त कर लो, तो उसका भी आंसर उतना ही आएगा जितना आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था। क्लियर हुआ? अब इसमें 3/3 का आप देख करके बना लीजिए, आंसर आएगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑल्सो चेंज। मतलब क्या हुआ कि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हो, अदला बदली करते हो, उसके जगह पर वो चला गया, उसके जगह पर ये चला गया, है ना। अगर इंटरचेंज करते हो तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी चेंज होगा। यानी पहले वाले का बगैर चेंज किए अगर आंसर पॉजिटिव में आता है तो चेंज करने के बाद, मीन्स ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद उसका जो आंसर आएगा उसका निगेटिव में आएगा। यानी पहला वाला पॉजिटिव तो इंटरचेंज करने के बाद निगेटिव।
अगर उसका नेगेटिव तो इसका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अभी इसको एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। यहाँ से मान लेते हैं कि एक डिटर्मिनेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। मान के चलते हैं, यहाँ पर लिखा है 5 1 6, यहाँ पर लिखते हैं 3 0 3, कोई भी एलिमेंट ले लो जो आपका मन कर रहा है, 2 4 2, मान के चलते हैं ये आपका क्या है, डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है। मैं क्या करूँगा, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालूंगा। तो पहले रो या पहले कॉलम किसी के लॉन्ग आप एक्सपेंड कर लो आसानी से, जो आपका मेथड था फाइंड आउट करने का उसके हिसाब से, तो ज़्यादा आपका आसान रहता है कि फर्स्ट रो के लॉन्ग करना। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखते हैं डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये 5 हम लेते हैं, इसके बाद 2/2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 5 इस रो को और इस कॉलम को बंद करेंगे, क्या दिख रहा है 0 3 4 और 2। फिर यहाँ से माइनस, चूँकि रो में हम जा रहे हैं, अब ये 1 लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ डिटरमिनेंट का साइन देना पड़ेगा 2/2। ये 2 इस लाइन में है और इस लाइन में बंद हो जाएगा, बचा ये 3 3 2 2। ये तो क्लियर है ना आप लोग का। फिर यहाँ से +6, जैसे ये 6 हो गया तो ये 6 जो है इस कॉलम में है और इस रो में है, बंद हो जाएगा, बचा क्या 3 0 2 4। ये क्लियर होना चाहिए आपका, है ना। ये क्लियर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये 5 हो जाएगा, इसको हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 0 0 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे 4 × 3, ये कितना हो जाएगा 12, माइनस ये 1 रहेगा वैसे ही, 3 × 2 6 और माइनस 2 × 3 अगेन 6, फिर प्लस यहाँ 6 हो जाएगा, 3 × 4 12 माइनस 2 × 0, ठीक ना। ये 0 - 12 -12 तो कितना हो जाएगा, 5 में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -60। ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 6 और ये 6 खत्म हो जाएगा, मीन्स लिख दो -1 × 0 और ये हो जाएगा +6, ये कितना हो जाएगा 6 × 12 72। ये तो आपका क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, ये ख़त्म हो गया। अब ये ख़त्म हो गया तो -60 + 72 कितना आंसर आ जाएगा 12। ये पॉजिटिव में है कि नहीं है, तो इसमें बगैर चेंज किए डायरेक्टली वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो तो पॉजिटिव में आंसर मिल रहा है। ये क्या आ रहा है उससे अपने को मतलब नहीं है, सिर्फ क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर हम इसके हिसाब से चलेंगे कि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज करते हो तो जो इसका आंसर इनिशियली आया था इसके ऑपोजिट साइन हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो इसका जो आंसर आना चाहिए इंटरचेंज करने के बाद, मीन्स प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद, वो क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो हम कहेंगे मेरा सही है। क्लियर हुआ। तो चलो इसका हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अप्लाई कर दो, अप्लाइंग प्रॉपर्टी। जैसे प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये A1 मान लेते हैं, क्या है A1 है। प्रॉपर्टी में चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से मेरा मन कर रहा है कि हम क्या करते हैं, इसको और इसको इंटरचेंज करते हैं। तो इंटरचेंज का मतलब पहला वाला R1 है और दूसरा वाला R2 है, मतलब ये लाइन पहला R1, ये लाइन R2। तो मैं ये R2 लाइन को यहाँ पर ले जाना चाह रहा हूँ और इस लाइन को मैं यहाँ पर लेके आना चाह रहा हूँ। तो लिखेंगे कैसे, यहाँ से कि R1 चला गया R2 पर और R2 चला गया कहाँ, R1 पर। तो ये सिंबल है, इस तरीके से हम सूचित करते हैं। क्लियर ना। तो चलिए ये मान लो चेंज करने के बाद A1 के नाम से जाना जाए। अब चेंज हो गया, क्या हो जाएगा, ये 3 0 3, ये हो जाएगा 5 1 6, बदला बदली हो गया, और ये 2 4। क्लियर। अब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए। आप डिटरमिनेंट वैल्यू निकालोगे तो क्या आना चाहिए, यहाँ पर पॉजिटिव में है 12 तो इसका आंसर होना चाहिए -12। तो जाकर के मेरा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। तो चलिए निकाला जाए। फिर R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, 3 कितना हो जाएगा 1 6 2 4 -0 5 6 2 2। इसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ से +3, ये कितना हो जाएगा 5 1 2 4। क्लियर है ना। चलो इसका वैल्यू फाइंड आउट करता है। ये 3 1 × 4 4 -12, ये तो 0 हो गया तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, +3, ये कितना हो जाएगा 20 -2। ये 3 × माइनस कितना हो जाएगा 8, ये तो 0 हो गया, अब +3 × 18, है ना, यही होगा। अब चलिए -24 + 54,
ये कितना आ जाएगा 31642 माइनस 0 5622 3 ले लिए तो 5124, तो 3 इंटू 1 इंटू 4 4 12 माइनस 0, ये तो ख़त्म 3 5 का 20 माइनस 2 तो 3 गुणे माइनस 8 प्लस 3 गुणे 18, ये कितना हो जाएगा कैंसर। बेस 54। हाँ, तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा, R1 के लॉन्ग यानी पहली पंक्ति के अनुदिश क्या करो प्रसरण कर दिया जाए, तो ये 3, ये तो क्लियर है आपका, 3 ये हट गया तो 1 6 4 2, फिर माइनस 0 0 ये हटा दीजिए 5 6 2 4, फिर इसके बाद प्लस 3 आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 ये बंद हो जाएगा, ये बंद, तो 5 1 2 4, ये तो क्लियर है ना। इसका वैल्यू फाइंड आउट करो, 2 माइनस 24, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 20 माइनस 2, ये 3 इंटू माइनस 22, ये तो 0 ख़त्म, 3 इंटू 80, ये कितना हो जाएगा माइनस 66 प्लस 54, ये माइनस 12 हुआ ना। देख लो यहाँ से क्या हुआ कि जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था बगैर चेंज किए मेरा आंसर 12 आया, मीन्स पॉजिटिव में। कैसा आया ये, पॉजिटिव में। तो जब इसका इसमें हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कोई दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दोगे ना तो क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाता है। यानी अगर ये पॉजिटिव है तो चेंज करने के बाद आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ आपका एग्जांपल से क्लियर हो रहा है कि इसका आंसर प्लस 12 आया था, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए था, माइनस 12। मतलब वैल्यू तो सेम रहेगा, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, वैल्यू कुछ भी है, बस साइन इसका चेंज रहेगा। क्लियर हुआ। इस तरीके से आप आगे क्वेश्चन भी देखेंगे। और तीसरा प्रॉपर्टी ये कह रहा है, if any two rows or column of a determinant are identical then value of determinant is 0। मतलब बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त है ये प्रॉपर्टी कि कोई भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, मतलब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर कोई दो रो या दो कॉलम एक ही जैसा दिखे, आइडेंटिकल, सेम टू सेम एलॉन्ग विथ साइन, अगर दिखता है तो उसका वैल्यू मैं डायरेक्टली 0 लिख सकता हूँ, उसमें फाइंड आउट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने क्या कर दिया कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, मान के चलते हैं यहाँ लिखा है 5 1 6, फिर लिखा है 3 0, हाँ मान लो लिख दो 0 3 2, जो मन कर रहा सो कर दीजिए। यहाँ पर फिर लिख दीजिए 5 1 6। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से हम क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर R1 जिस जैसा है वैसा ही R3 है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0 होगा ना। अभी हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करके देखते हैं। तो चलो हम डिटरमिनेंट इसका वैल्यू निकालते हैं। डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 1 6, फिर माइनस 1 आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 2 5 6, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस 6, यहाँ से कितना हो जाएगा 0 3 5 1। ये क्लियर होना चाहिए भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ ये क्लियर होना चाहिए। चलो इसका वैल्यू 5, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 18, 1 इंटू 2 2, यहाँ से माइनस 0 इंटू 6 0, माइनस 5 इंटू 2 10, प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 0 इंटू 1 अगेन 0, माइनस 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15। चलो इसका वैल्यू निकालो, 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 16, माइनस ये 1 हो जाएगा और ये माइनस 10 होगा ना, प्लस 6 इंटू माइनस 15। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, ये कितना हो जाएगा 80, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा माइनस 15 में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 90। अब ये देखो 80 प्लस 10 90 और माइनस 90, आंसर कितना आ जाएगा आपका 0 आ गया, है कि नहीं है, 0 आ गया।
तो यहाँ पर कोई भी दो रो या दो कॉलम एक जैसा हो तो उसका वैल्यू इस तरीके से एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रॉपर्टी मिल गया कि इसका आंसर डायरेक्टली आप 0 लिख सकते हैं। वैसे अभी हम लोग क्या किए थे, इसको एक्सपेंड किए, एक्सपेंड करने के बाद भी आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अगर हम इसका प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हम क्या कह देंगे, लिख देंगे यहाँ से कि R1 और ये R3 मीन्स ये वाला पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति हूबहू है, मीन्स बराबर है, आइडेंटिकल है। तब इसका मुझे डिटर्मिनेंट वैल्यू एक्सपेंड करके निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं इसका आंसर कितना लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा। समझ में आ रहा ना। तो ये बहुत ही बेहतरीन आपका कंसेप्ट है और ये प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है ना। तो इससे मैक्सिमम सवाल आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये चौथा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट के देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाई के। मतलब क्या हुआ कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी संख्या से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर में भी उसी मल्टीप्लाई किया हुआ चीज़ का मल्टीपल हो जाएगा। मीन्स क्या हुआ कि जैसे हमने जो दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ा था, तो दूसरा प्रॉपर्टी सेम हम उठा ले रहे हैं एग्जाम्पल, ताकि आसान रहेगा, उसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो हमने कौन सा उठाया था, 5 1 6 3 0 3 और क्या था 2 4 2, यही था ना। अब मेरा मन क्या कर रहा है कि पहले तो इसका वैल्यू मैं फाइंड आउट कर ले रहा हूँ। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको याद होगा कि इसका 12 आया था। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए, सेम क्वेश्चन था, सेम एग्जांपल दिया गया था, उसका डिटरमिनेंट कितना आ गया, 12। अब ये क्या कह रहा है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी भी संख्या से आप गुणा कर लें, किसी भी कांस्टेंट, यहाँ पर के लिखा है कांस्टेंट, मान लो 5 10 15 20 जो मन कर रहा है सो हम मल्टीप्लाई कर लें। किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी एक में, 2 में करेंगे तो डबल चीज़ से मल्टीप्लाई होगा, 3 में करेंगे तो वो तीनों चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो मान लो मेरा मन कर रहा है कि मैं क्या करूं, इस डिटर्मिनेंट में 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। जैसे R1 में मेरा मन कर रहा है कि R1 लाइन में मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो लिखने का तरीका है 5 R1 लाइन में 5 से मल्टीप्लाई करके जो इसका आंसर है कहाँ लिख दिया, R1। तो चलो हमने कैसा कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 से मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 30। बाकी सब तो वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, ये आप वैसे ही रख दो 2 4। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालोगे ना तो कितना आ जाएगा 60। कैसे आया, हम क्या करेंगे, इसका आंसर जो आपका ओरिजिनल था ये तो 12 आया है ना। कौन सी संख्या से आपने मल्टीप्लाई किया, 5 से, तो यहाँ सिंपल आप 5 लिख देना। जिस संख्या से आपने मल्टीप्लाई किया है उस संख्या से मल्टीप्लाई कर दोगे, डायरेक्टली इसके बराबर आ जाएगा, है ना। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से आपको कह दिया जाए कि अगर ए एक डिटर्मिनेंट है और इसका वैल्यू मान लेता हूँ कि इसका वैल्यू आपका 10 है, तो बोला जाएगा 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स कितना हो जाएगा 30। समझ में आ रहा ना। मान लेता हूँ यहाँ पर अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आपने निकाला कितना 50, समझ में आ रहा है 50, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, किसी रो या किसी एक कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 × 50 = 100। क्लियर हो रहा है ना। और एक चीज़ आपको और याद रखना है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं कह दिया ऐसा कि 2 × ऐसा ले लिया, एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स कैसा भी हो, ठीक ना, स्क्वायर मैट्रिक्स हो या रेक्टेंगुलर हो, जिस तरीके से हो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लेता है ये 2 यहाँ पर है और यहाँ पर लिखा गया है A B C और ये D। तो मैट्रिक्स, चूँकि इस डब्बे से पता चल रहा है कि ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स क्या कहता है, ये हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। हर एक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे, आंसर कितना हो जाएगा 2A 2B 2C और ये 2D। ये मैट्रिक्स का कंसेप्ट कहता है। लेकिन यहीं पर अगर आपका डिटर्मिनेंट हो जाए, डिटर्मिनेंट देखो साइन से पता चल रहा है ना, ये क्लोज बॉक्स टाइप से है और ये इस तरीके से वर्टिकल लाइन से हमने ये किया है, तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर A B C D।
तो डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट क्या कहता है कि किसी एक ही रो में या किसी एक ही कॉलम में इस कांस्टेंट या क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा। मेरा मन कर रहा है कि मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें नहीं होगा। या फिर मेरा मन कर रहा है कि मैं ऐसा कर दूं 2a 2b, तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा। समझ में आ रहा है? या फिर मेरा मन कर रहा है कि नहीं, मैं क्या करूं कि ये a और ये b वैसे रख दूं, 2c 2d डाल दूं, है ना। या फिर मेरा मन कर रहा है कि नहीं मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये रहेगा आपका a, ये c, ये 2b और ये 2d। ये मतलब क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट्स ये कहता है किसी एक ही रो या किसी एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैट्रिक्स क्या बोलता है कि हर एक एलिमेंट में आपका इस कांस्टेंट जो क्वांटिटी है आपने मल्टीप्लाई किया है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। मीन्स प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं। प्रॉपर्टी ये कह रहा है किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी के से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर जितना आता है उसमें उसी संख्या से मल्टीपल हो जाता है। जैसे इसका आंसर 12 आया, मेरा मन कर रहा है 5 में R1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो इसका आंसर पहले आया था 12, तो 12 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा 60 के बराबर आ जाएगा। क्लियर हुआ? फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है, इफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more terms। मतलब क्या हुआ कि कोई भी गिवन डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है, अगर उसके कुछ एलिमेंट या सभी एलिमेंट में किसी संख्या से मैं अगर जोड़ देता हूँ, ठीक ना, तो उसको मैं अलग अलग डिटर्मिनेंट के भी फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, बहुत मज़ा आएगा। ए मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट ले लिया, मान लो एम एन पी, जो मन करो सो ए बी सी। अब मेरा मन कर रहा है यहाँ पर लिख दूँ एम प्लस ए एन प्लस बी पी प्लस सी, ऐसा है। ये आपका इस तरीके से एम एन पी ए बी सी, यहाँ पर दो दो टर्म है, सब में जोड़ा हुआ है, ठीक ना। तो जोड़ा हुआ है तो ये डिटर्मिनेंट क्या कहता है, ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो। इसमें तो कुछ भी नहीं जोड़ा गया है तो वैसे ही लिख दो एम एन पी, इसमें भी कुछ नहीं जोड़ा गया है तो ए बी सी वैसे लिख दो। इसमें जोड़ा गया है तो सबका पहला वाला आप लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक ना। फिर यहाँ पर प्लस का साइन दे दीजिए। जिसमें कुछ भी नहीं जोड़ा गया था फिर से इसको ऐसे ही लिख दीजिए ए बी सी। इसमें से आपने क्या छोड़ा था, एम एन पी तो यूज़ हो गया था, ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी। यही आपका प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर किसी भी रो या सभी रो या कॉलम में अगर कोई संख्या जुड़ती है तो इसको अलग अलग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी इस तरीके को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। अब कहा जाएगा कि इसका वैल्यू निकालो, तो इसका अलग डिटर्मिनेंट निकाल देना है, इसका अलग डिटर्मिनेंट निकाल देना। मान लो प्रॉपर्टी अगर हमको याद है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े, प्रॉपर्टी अगर याद है कि कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर एक ही जैसा दिखे तो इसका आंसर कितना होता है 0। देख लो यहाँ पर एम एन पी, यहाँ भी एम एन पी है, मीन्स R1 और यहाँ से R3 एक जैसा है, तो इसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर कितना लिख दूंगा 0। फिर आगे आते हैं, यहाँ पर देखो R2 और R3 कैसा है, एक जैसा है, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हम कितना लिख देंगे 0 लिख देंगे। समझ में आ रहा ना। अब ये मत सोचना कि इसका हमेशा आंसर 0 ही आएगा, 0 नहीं आएगा। कुछ भी अगर आप इस तरीके से सवाल दिया रहेगा तो पहले आपको क्या करना है कि इसको अलग अलग फॉर्म में लिख लेना है। फॉर्म में लिखने के बाद आप इसका सेपरेट डिटर्मिनेंट निकालना, इसका सेपरेट डिटर्मिनेंट निकालना, और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कुछ भी आ सकता है। अगर यहाँ देखो बराबर दिख रहा है इसलिए ना 0 है। मान लो डिफरेंट रहता है, या मैं R प्लस L कर देता, यहाँ पर 3 प्लस M करता, यहाँ पर 5 प्लस 9 कर देता, या 5 प्लस 3R कर देता, तो सबको हम सेपरेट सेपरेट लिख देंगे। लिख देने के बाद क्या करते, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते, जो भी आता वही इस प्रॉपर्टी का मीनिंग होता और आंसर होगा। क्लियर। 6 नंबर प्रॉपर्टी है, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो और कॉलम आर एडेड देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स सेम।
कोई भी चेंजेस नहीं होता है। मतलब इसका हम समझते हैं कि कोई भी आपका एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, किसी भी रो में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके किसी भी रो के साथ हम जोड़ का काम कर सकते हैं। याद रखना है कि अगर रो में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रो में ही जोड़ना पड़ेगा, अगर कॉलम में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉलम के साथ ही जोड़ का काम करना पड़ेगा। तब ये काम करने के बावजूद भी जो आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा इसमें कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर लिख दिया गया है A B C D E F, मान लो P Q और R। ये 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब इसका मुझे डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है। अभी मान लेते हैं कि इसका आंसर मैं फाइंड आउट करता हूँ, तो मान लेता हूँ कि इसका आंसर कितना आया, K आया आंसर, ठीक ना। मान लिया गया है कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू जो निकालोगे कितना आ गया, K आ गया। अब अगर हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, मेरा मन कर रहा है कि मैं क्या करूं कि R1 में K इंटू R3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या हुआ, यानी R3 में PQR में मैं K से मल्टीप्लाई कर दिया, और कर देने के बाद ये मैं किस में जोड़ दिया, R1 में जोड़ दिया। और R1 में जोड़ करके ये कहाँ लिखना है, R1 में, यानी पहली लाइन में ही लिखना है। ये लिखने का तरीका है। ये अगर मैं काम करता हूँ तो भी इसके वैल्यू में, यानी जो K आया था उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, K ही आएगा। समझ में आ रहा है। जैसे मान लो, चलो इसका प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिए, तो प्रॉपर्टी अप्लाई करते A1, चाहे फिर A ही समझो। यहाँ पर क्या मैं करता हूँ, प्रॉपर्टी अप्लाई करो A1, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, चलो K में R3 से, तो सबसे पहले तो R1 आपका A रहेगा ही, प्लस R3 में तो ये KP हो जाएगा। फिर यहाँ से चलो ये B हो जाएगा, KQ हो जाएगा, और यहाँ C रहेगा, और प्लस क्या हो जाएगा, KR हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। यानी R1 को तो वैसे ही वैसे ही लिख दिया गया, यहाँ R3 में K से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दिया गया, हमने जोड़ दिया, इसमें कोई चेंज नहीं। D E F, यहाँ से P Q R वैसे ही लिख देंगे। अभी जस्ट हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे, कि जो इस तरीके से दो टर्म है इसको सेपरेट डिटरमिनेंट में भी लिख सकते हैं, ना। तो लिख सकते हैं। अगर मैं डायरेक्टली इसका भी आंसर निकालूं तो आंसर कितना आना चाहिए, K। लेकिन इसको देख लेते हैं किस तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको सेपरेट लिखेंगे। तो A B C D E F P Q R प्लस ये K वाला बचा, KP KQ KR D E F P Q R हुआ नहीं। अब इतना हो गया। फिर इसमें हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू देख लो, इसका वैल्यू सेम आया था, यहाँ से A B C D E F P Q R, इसका वैल्यू कितना, K। तो K लिख दो, या फिर वैसे ही आप लिख दो A B, यहाँ से कितना हो जाएगा C D E F P Q R। यहाँ से देख लो, सब में K है तो आपका K कॉमन हो जाएगा। डिटरमिनेंट का है, किसी एक ही रो या किसी एक ही कॉलम से निकलता है कॉमन, है ना, या मल्टीप्लाई होता है तो किसी एक ही में होता है। तो एक में है K तो सब में से K निकल गया। यहाँ पे क्या हो गया, P Q R, ये D E F P Q R हुआ ना। अब देख लो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका आंसर कितना था, K, यानी सेम है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, K प्लस ये K इंटू, देखो ये यहाँ से R1 यहाँ से R3 दोनों एक जैसा है ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 में किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 0 के बराबर। मीन्स आंसर कितना हो जाएगा, K के बराबर ही होगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपका कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो इसका वैल्यू उतना ही रहेगा जितना ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद। तो बोलोगे सर इसका बेनिफिट क्या हुआ, तो बेनिफिट बहुत है, हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देखेंगे। क्लियर हुआ, सही से देखना है इसमें। 7 नंबर प्रॉपर्टी ये कह रहा है, इफ़ ऑल एलिमेंट्स बिलो लीडिंग डायगोनल, मतलब मेन डायगोनल
और एबव लीडिंग डायगोनल मतलब प्रिंसिपल डायगोनल जो मुख्य विकर्ण होता है उसी की बात हो रही है, एबव लीडिंग डायगोनल और एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण को छोड़कर एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब इन लोगों को छोड़ करके अगर सारे जगह पर जीरो आ जाए, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ ऑल लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब क्या हुआ कि अगर लीडिंग डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल के ऊपर या लीडिंग डायगोनल के नीचे सभी का सभी ज़ीरो हो, या फिर मेन विकर्ण यानी मुख्य जो विकर्ण है उसको छोड़ करके ऊपर सभी एलिमेंट जीरो, नीचे भी सभी एलिमेंट ज़ीरो होता है, तो उसका डिटर्मिनेंट निकालने का सीधा तरीका है कि जो लीडिंग डायगोनल है मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट्स है सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, यहाँ पर a इज इक्वल टू लिख दिया गया है, जैसे मान लो हमने क्या कर दिया, लिख दिया 2 0 0, फिर लिख दिया यहाँ पर 0 3 5 0 0 1, ऐसा कर दिया गया। या फिर ऐसा करो, यहाँ पर कुछ और एलिमेंट डाल दो ताकि क्लियर हो जाए, है ना। जैसे मान लो रख दिया गया 4, यहाँ पर लिख दिया गया 7, क्लियर है। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से डायरेक्टली हम निकालेंगे कि देखो ये मुख्य विकर्ण यही है ना, लीडिंग डायगोनल यही है, लीडिंग डायगोनल के नीचे का सभी एलिमेंट कितना है, 0 है, तो सिंपल इसको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 3 × 1, 2 × 3 × 1 दैट इज 6, आंसर इतना हो जाएगा। फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि नहीं, इस तरीके से सवाल हो, जैसे मान लो कह दिया जाए कि 2 यहाँ पर लिख दिया गया 0 0, यहाँ पर 5 3 0, यहाँ पर लिख दिया जाए 2 1 4, तो मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी है कि नहीं 0, तो सभी 0 है, तो सिंपल आप क्या कर दो 2 × 3 × 4, यानी मुख्य विकर्ण के एलिमेंट को सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौके 24, आंसर हो जाएगा। फिर इस तरीके से हो कि यहाँ पर 2 0 0 0 3 0 0 0 1, मुख्य विकर्ण को छोड़ करके बाकी सभी ऊपर और नीचे सभी एलिमेंट क्या है, 0 है, तो 0 है, तो इस कंडीशन में भी 2 × 3 × 1 दैट इज 6 आप लिख सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि मुख्य विकर्ण लीडिंग डायगोनल के नीचे, इसको छोड़ करके इसके नीचे टोटल एलिमेंट 0, तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू सिंपल क्या होगा, मुख्य विकर्ण के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो। अगर मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी 0, तो इसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। या ये हो सकता है कि मुख्य विकर्ण को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट 0 हो जाए, तो उस कंडीशन में भी आप मुख्य विकर्ण के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? अब इसको एक्सपेंड करके आप देख सकते हो, आंसर इतना ही आएगा। क्लियर हुआ ना? आगे 8 नंबर प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी है हम लोग के लिए। 8 नंबर प्रॉपर्टी है कि इफ़ द रो और कॉलम विच इज चेंज्ड बाई मल्टीप्लाइड ए नॉन ज़ीरो नंबर देन द डिटर्मिनेंट विल बी डिवाइडेड बाई दैट नंबर। मतलब क्या हुआ कि कोई भी आपका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, किसी रो या किसी कॉलम में किसी नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसी नंबर से मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ ये ले लिया, यहाँ पर कुछ भी लिख लो, A B C M N P L R और T ले लिया। समझ में आ रहा है? मेरा मन कर रहा है कि R1 में मैं किससे करूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 × R1, और 3 से मल्टीप्लाई कर किधर लिखना है, R1 में। तो जो नया डिटर्मिनेंट्स बनेगा, अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3A 3B 3C, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, M N P वैसे ही रहेगा, L R T वैसे ही रहेगा। प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर जिस रो या जिस कॉलम में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हो तो इसी संख्या से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? ये एक में आपने किया, सपोज इसमें भी कर दिया आप तो 2 से, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होता नीचे ना 1/2, यहाँ इसमें मान लो 5 से मल्टीप्लाई करते हो 1/5, मीन्स क्या हो जाता, जिस संख्या से आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई करते हो उसी संख्या से आपको बाहर भी डिवाइड करना पड़ेगा। ये 8 नंबर प्रॉपर्टी कहता है। यहाँ पर और एग्जांपल देख लीजिए, सपोज यहाँ पर लिख दिया गया है यही A B C D E F M N P, ठीक ना। मेरा मन कर रहा है कि R1 में मैं कितना से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से,
R1 में कितना से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, R2 में मेरा मन कर रहा है कि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, और R3 में मेरा मन कर रहा है कि 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। सबसे मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखो यहाँ में कितना से 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 कितना हो जाएगा, तो ऐसा लिख दो, क्या हो जाएगा 2R1 मतलब 2A 2B 2C। R2 में कितना से 3 से, तो 3D 3E 3F। इसमें कितना मल्टीप्लाई किया आपने 4 से, तो 4M 4N और 4P। तो ये जो आपने मल्टीप्लाई किया ना, इस सेम नंबर से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 1 बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4, मीन्स क्या हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू 3 इंटू 4 कर देंगे। और कर देने के बाद इस तरीके से आगे हम प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन रहेगा कि इस तरीके से काम करना पड़ेगा। तो ये भी आपका एक प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसी संख्या से आपको डिवाइड भी करना रहता है। समझ में आ रहा है। ये आपका टोटल जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स था लगभग कंप्लीट है। अब इससे रिलेटेड जो भी सवाल होगा नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, लेकिन पहले ये क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है।